हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर 8 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम थोड़ा बहुत जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा, और चार्ज कार्ड के बारे में जानेंगे। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आगे भी लेक्चर आएंगे और उसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस केवल हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा, और चार्ज कार्ड के बारे में भी इस लेक्चर में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, इंट्रोडक्शन में मतलब पहले क्या होता था कि हम चेकबुक वगैरह यूज करते थे, बैंक ड्राफ्ट वगैरह यूज करते थे। धीरे धीरे कैसे हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ओर गए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अ परचेज इज कंप्लीट व्हेन अ प्राइस आर द वैल्यू ऑफ परचेज इज पेड विथ मनी आर चेक, है ना। कोई भी परचेज, कोई चीज़ आपने खरीदी है तो वो कब कंप्लीट माना जाएगा? जब उसका जो दाम है आपने उसको पे कर दिया है, चाहे पैसे से या चेक के थ्रू अगर पे कर दिया है। 500 रुपये की कोई आपने वॉच खरीदी, मान लीजिए घड़ी खरीदी, और आपने उसे 500 रुपये या तो कैश दे दिया, मनी दे दी, और या तो फिर एक 500 रुपये का चेक काट के दे दिया। बोथ केसेस में तभी वो परचेज कंप्लीट होती है। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि हम हर चीज़ को, पहले क्या होता था, पहले सिस्टम ये होता था कि आप मुझे अनाज दे दीजिए, मैं आपको जो है बदले में फल वगैरह दे देता हूँ। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट चलता था। लेकिन फिर जब मनी का कॉन्सेप्ट आया तो हर चीज़ की वैल्यू को जो है मनी के टर्म में नापा जाने लगा। तो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हर चीज़ को अब हम मनी के टर्म्स में मापते हैं। इसीलिए जब हम मनी पे कर देते हैं या चेक के रूप में मनी पे कर देते हैं तो वो परचेज कंप्लीट हो जाती है। मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आर प्राइस एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या क्या काम करती है? एक तो एक स्टैंडर्ड का काम करती है। जैसे 100 रुपये जो होते हैं वो 100 रुपये ही होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेटअप कर देती कि अगर 100 रुपये है तो वो 100 रुपये ही होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को स्टोर करती है। कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसमें मान लीजिए पैसा अगर स्टोर्ड है, ठीक है, तो जितना मान लीजिए इसमें 10 लाख रुपए स्टोर है, तो वो 10 लाख वैल्यू को स्टोर कर रखा है। 10 लाख रुपए यानी मनी की वैल्यू को स्टोर कर रखा है। किसने? मनी ने। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू है 10 लाख, उसको स्टोर कर रखा है। किसने? मनी ने कर रखा है आपके खाते में। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू या प्राइस हम मेजर करते हैं मनी के जरिए। कोई भी आइटम है, सामान है, आर्टिकल है, वो कितने रुपए का है, उसको हम उसका प्राइस या मूल्यांकन करते हैं। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है। हम आपको कोई पैसा देगा, बदले में कोई सामान लेगा, तो ये प्रोसीजर सारे मनी, इतने सारे फंक्शंस हमारे करती है। जब हमने ये M1, M2, M3 वगैरह पढ़ा है फ्रेंड, तो वहाँ पर हमने मनी के बारे में काफ़ी कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें M1 आपका होता है नैरो मनी, M3 होता है आपका ब्रॉड मनी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके ABM और BFM में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो मनी क्या करती है? एक स्टैंडर्ड का काम करती है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मनी की। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने का काम आती है। किसी सामान की, किसी चीज़ की जो है वैल्यू या प्राइस को मेजर करने का काम आती है। और एक्सचेंज का माध्यम भी बनती है। चीज़ों को पैसे दे करके खरीदा जा सकता है, एक्सचेंज किया सकता है। सिमिलर टू द चेक, जैसे चेक होते हैं फ्रेंड्स, उसी तरीके से मनी लाइक अदर इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब कहने का कि जैसे आपके पास नोट है, करेंसी है, तो भी काम चल जाएगा, चेक है तो भी काम चल जाएगा। तो इसके अलावा भी मनी लाइक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं व्हिच परफॉर्म वन आर मोर वैल्यू ऑफ मनीज फंक्शन, जो मनी के एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को करते हैं। जैसे आपका ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये भी अपने आप में एक मनी जैसे ही हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा ही तो करेंसी के साथ भी होता है। अगर आपके पास करेंसी है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चेक की तरह ही और भी मनी लाइक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो कि मनी के काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिपॉजिट अकाउंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जो डिपॉजिट अकाउंट होता है बैंक का आपका, वो क्या करता है? स्टोर करता है वैल्यू को। किसकी? मनी की वैल्यू को स्टोर करने के काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में चेक एंड ट्रेवलर चेक हैव बीन पॉपुलर पेमेंट सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब कहने का ये है कि चेक जो थे, चेकबुक वगैरह हो गई या ट्रेवलर चेक हो गया, ये जो है पॉपुलर पेमेंट सिस्टम है। काफ़ी लंबे समय से ये पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, इन रिसेंट टाइम, लेकिन अब आज के समय में, पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट हैज़ टेकन सेंटर एज स्टेज फॉर बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग में सेंटर स्टेज अब जो है किसने ले ली है? अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, और वो है आपका क्रेडिट कार्ड। जो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अब जो पहले हम ज़्यादातर पेमेंट किससे करते थे? चेक से या ट्रेवलर चेक वगैरह यूज करते थे। लेकिन अब जो है बैंकिंग में पेमेंट के लिए हम क्रेडिट कार्ड को भी अच्छे खासे तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी, आपका प्रीपेड कार्ड, ये सारी चीज़ें हम यूज करने लगे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो कोई भी परचेज कम कंप्लीट होती है जब हम उसका जो उसकी मनी है
जो उसका दाम है उसको पे कर देते हैं रुपए में या फिर चेक के जरिए, तभी वो परचेज कंप्लीट होता है, क्योंकि हर एक गुड्स या प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हम मनी के रूप में नापते हैं। ठीक है, मनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये एक स्टैंडर्ड का काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है, मतलब वैल्यू को स्टोर करती है। जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो वहाँ पर 10 लाख रुपए वैल्यू स्टोर्ड है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ का प्राइस या वैल्यू अगर मेजर करना है तो रुपए के टर्म में ही करते हैं कि हाँ ये घर 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो वही है कि आप मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ की वैल्यू का। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। आप एक सामान देते हैं, बदले में रुपए देते हैं और सामान मिलता है, जैसे आपने सेब वगैरह खरीद लिया, तो ये एक्सचेंज का भी काम करता है। सिमिलर टू द चेक, जैसे चेक होता है उसी तरीके से मनी लाइक और भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो कि मनी के कुछ काम या सारे काम करते हैं। मनी के जो फंक्शन है हमने देख ही लिया, मनी के क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर। स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ प्राइस और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि जो डिपॉजिट अकाउंट होता है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को परफॉर्म करता है मनी के। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे चेक और ट्रेवलर चेक पहले के समय में बहुत ज़्यादा यूज होते रहे हैं, पॉपुलर पेमेंट सिस्टम थे पहले के समय में, लेकिन अब रिसेंट टाइम में एक अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट सिस्टम जो है अब बैंकिंग में आ गया, जिसने जो सेंटर पर आ चुका है, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है अगर कहें तो वो है आपका क्रेडिट कार्ड, एक अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। अब अगर पेमेंट करनी है तो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात क्रेडिट कार्ड की हो रही है, तो दिस इज कौन सा जो है पेमेंट का नया सिस्टम फॉर्म आया हुआ है फ्रेंड्स, वो क्रेडिट कार्ड है। दिस इज क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड परफॉर्म द रोल ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन। तो जो मनी काम करती थी वही काम अब कौन कर रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड कर रहा है, ये मनी का रोल निभाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्रेडिट कार्ड भी लाइक मनी, क्रेडिट कार्ड मनी पैसे के जैसा होता है, यूज टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन एंड एज ए मीन ऑफ पेमेंट। तो मतलब आप चाहे क्रेडिट कार्ड आपके पास हो और चाहे आपके पास में मनी हो, दोनों एक ही बात है, ये आपकी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के काम आते हैं, पेमेंट के लिए एक तरीका होता है। मनी हैज़ एक्सेप्टेबिलिटी एज इट इज़ बैक्ड बाई गवर्नमेंट। अब जो मनी होती है या करेंसी होती है उसे सभी हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं। आप मुझे 100 रुपये या 500 रुपये का नोट अगर देते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि इस 500 रुपये को बैक कर रही होती है, इस 500 रुपये पर जो गारंटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक किया जाता है कि हाँ ये 500 रुपये, उसमें जो रुपये में लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, तो वो उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो होती है, गारंटी होती है कि ये 500 का नोट अगर आपके पास होगा तो हम आपको 500 रुपये पे करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि मनी जो है एक्सेप्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करती है, बैक एंड से इसको सपोर्ट देती है। उसी तरीके से चेक एंड पे ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड बाई मीन्स ऑफ पेमेंट एज दे आर बैक्ड बाई बैंक्स। और इसी तरीके से हम चेक क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं या पे ऑर्डर या ड्राफ्ट क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बैंक के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है चेक है, मान लीजिए 50,000 रुपये या 20,000 रुपये का, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है एक तरीके से यहाँ पर कि अगर ये 20,000 रुपये का चेक आप दोगे तो वो पैसा आपको मिलेगा, बशर्ते कि उस कस्टमर के खाते में होना चाहिए। लेकिन एक तरीके से जो देखा जाए ब्रॉडर सेंस में, तो चेक जो है उसको गारंटी कौन दे रहा है, जो बैंक है वो बैक कर रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट टू बी एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट द मीडियम आर इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी बैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड हैव वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम जो है पेमेंट का एक तरीका तभी मान सकते हैं जब उसे कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है बैक करे, मतलब उसको सपोर्ट करे और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे एक जिक्र करता हूँ जरा सा, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है। देखिए हम सभी बिटकॉइन नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करती है बिटकॉइन को, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है। हो सकता है दुनिया में एक्सेप्ट होती हो, हम वहाँ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बिटकॉइन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट बैक्ड बाई, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। अगर आपके पास मान लीजिए 1000 बिटकॉइन है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मतलब नहीं है इंडिया में, क्योंकि कोई ये इस बात की दावेदारी नहीं करेगा कि आपको 1000 बिटकॉइन के बदले में हम इतना कुछ दे देंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में 1000 रुपये का नोट है या 2000 रुपये का नोट है मान लीजिए, तो बदले में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे या 2000 रुपये का सामान मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इस बात की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। उसी तरीके से अगर आपके पास में 2000 रुपये का चेक है तो उस 2000 रुपये के चेक के बदले में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे या कुछ सामान आप परचेज कर सकोगे, इस बात की गारंटी वो बैंक देता है फ्रेंड्स। ओके, तो यही बात है, यानी ब्रॉडर सेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पेमेंट का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड सच एक्सेप्टेबिलिटी इज
इनेबल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है फ्रेंड्स, उसको हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको बैक किया जा रहा है नंबर ऑफ बैंक द्वारा। बहुत सारे बैंक जो है सपोर्ट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, इसलिए हम उस पर विश्वास कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। व्हिच इन टर्न इज सपोर्टेड बाय नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विसेज लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे। और ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं हर एक बैंक अपना अपना इशू करता है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना हो गया और बैंक ऑफ इंडिया का अपना क्रेडिट कार्ड हो गया, लेकिन इसको बैक एंड में जो सपोर्ट करता है पेमेंट सर्विस जो नेटवर्क होता है फ्रेंड्स, वो किसका होता है, ये या तो वीज़ा का होगा या मास्टर कार्ड का होगा या अमेरिकन एक्सप्रेस का होगा या रुपे का होगा। तो ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, नेटवर्क आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं फ्रेंड्स। ओके, बैंक अपना नाम लगा करके उसे भले ही बेच रहा है, लेकिन बैक एंड पे जो सर्विसेज ली जा रही हैं वो इन्हीं कंपनियों में से किसी एक कंपनी की ली जा रही है, चाहे वीज़ा का या आप भी देखिएगा अपना क्रेडिट कार्ड तो ज़्यादातर वीज़ा या मास्टर कार्ड वगैरह का ही होगा या रुपए के क्रेडिट कार्ड आजकल चलने लगे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हम क्रेडिट कार्ड क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है ना। चाहे जिस भी बैंक में जाकर के आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज करेंगे या कोई पेमेंट करना चाहेंगे तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसी वजह से हम भी एक्सेप्ट करते हैं। और इसको सपोर्ट कौन करता है, नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विसेज। पेमेंट सर्विसेज के लिए जो नेटवर्क है उसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, ये सभी जो है पेमेंट सर्विसेज के नेटवर्क अवेलेबल करवाते हैं। दस इन व्यू ऑफ हाई क्रेडिबिलिटी bought in by the backing of banks and other financial institution, credit card enjoy the status of popular mean of payment। तो इसलिए चूँकि इतने सारे बैंक जो है इसको सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे सपोर्ट करते हैं और इसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसको बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं, इसीलिए जो क्रेडिट कार्ड होता है वो भी जो है एक पॉपुलर मीन ऑफ पेमेंट माना जा सकता है। मतलब पेमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा माध्यम माना जा सकता है। यानी चाहे मेरे पास रुपए हों, चाहे मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो, बात एक ही है, मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक हमने काफ़ी सारी बातें समझ ली है। क्रेडिट कार्ड में हमने जान लिया, मतलब कहने का पहले क्या होता था कि जो चेक वगैरह थे और ट्रेवलर चेक थे वो पॉपुलर होते थे पेमेंट करने के लिए, लेकिन रिसेंट टाइम में दूसरा माध्यम भी आया है जैसे आपका क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है मनी का ही काम करते हैं, एक तरीके से पैसे का ही काम करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड कैन बी लाइक मनी, और ये हमारे जैसे रुपए से ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करते हैं वैसे ही हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मनी कैन बी एक्सेप्टेबल बाई बैक्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, मनी हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है बैक करती है या सपोर्ट करती है। चेक और जो पे ऑर्डर होते हैं या बैंक ड्राफ्ट होते हैं उसको हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसको जो है बैंक पीछे से सपोर्ट करता है या गारंटी देता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम कब जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए, जब उसे कोई ना कोई जो है स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बैक मतलब जो है सपोर्ट कर रहा हो और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वाइड हो, तभी हम उसे एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। तो इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड को भी हम एक स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट इसलिए मानते हैं, मतलब एक पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको सपोर्ट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। ठीक है, और ये जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ये सभी बैंक अपना अपना इशू करते हैं, लेकिन इसको जो है बैकएंड से जो सपोर्ट मेनली मिलता है वो वीज़ा कंपनी, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे, ये जो कंपनियां हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनका जो नेटवर्क होता है उसी के थ्रू पेमेंट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स जब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 इन द व्यू ऑफ, तो इस तरीके से जो ढेर सारे बैंक सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं, इसलिए विश्वसनीयता बढ़ जाती है क्रेडिट कार्ड की। और हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम एक पॉपुलर जो है पेमेंट का माध्यम मान करके चल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कोई भी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन इंडिया बैंक्स आर परमिटेड टू अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस आइदर डिपार्टमेंटली आर थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी सेटअप फॉर द पर्पज। तो कोई भी बैंक जो है अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो चाहे तो जैसे बैंक है उसका उसमें एक डिपार्टमेंट बना दे, क्रेडिट कार्ड डिवीजन या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बना दे और वो बिजनेस देखे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया हुआ है, SBI का ही एक सब्सिडरी बना दी उन्होंने, SBI कार्ड्स, SBI क्रेडिट कार्ड्स या SBI कार्ड्स बना दी, जिसका काम केवल SBI के कार्ड को ही बेचना और उसका बिजनेस देखना होता है। तो सब्सिडरी बनाने का मतलब एक बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक हो गया और उसका एक मतलब जो है सब्सिडरी हो गई, उसकी एक सब कंपनी हो गई जिसका काम है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को टेक केयर करना। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमारे देश में
ये किया सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टाई अप अरेंजमेंट से भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बैंक जो है 3 तरीके से जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। एक तो जो है एक डिपार्टमेंट को ही क्रेडिट कार्ड का काम दे दिया है बैंक के अंदर में ही। दूसरा, एक सब्सिडरी कंपनी बना दी जाए जिसका काम हो कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को देखना। और तीसरा तरीका है कि एक टाई अप कर लिया जाए दूसरे बैंक के साथ में जिसका पहले से ही क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, और उस टाई अप के तहत जो है हम अपना कार्ड लेकर के आएँ। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए। दे कैन आल्सो अंडरटेक डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड बिजनेस बाय एंटरिंग इनटू टाई अप अरेंजमेंट विथ वन ऑफ द बैंक ऑलरेडी हैविंग अरेंजमेंट फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्या करना है, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ टाई अप अरेंजमेंट कर दिया कि आप जो है, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाई अप कर लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड का जो चल रहा है उसी क्रेडिट कार्ड को हम अपने कस्टमर को भी अवेल करवाएंगे। इवन ये बड़ा बैंक है, हो सकता है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में ना हो, लेकिन जो छोटे लेवल के बैंक हैं मे बी कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्रेडिट कार्ड हैं वही हम अपने कस्टमर्स को इशू करवा देंगे। तो ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। 3 तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक अपना डिपार्टमेंट बना दीजिए, विद इन बैंक ही एक डिपार्टमेंट बना दीजिए जिसका काम क्रेडिट कार्ड का बिजनेस देखना है। दूसरा काम ये करिए, अपनी जो आपका बैंक है उसकी एक सब्सिडरी बैंक बना दीजिए, सब्सिडरी कंपनी बना दीजिए, बैंक नहीं बनाएंगे, सब्सिडरी कंपनी बना दीजिए और उसको क्रेडिट कार्ड का बिजनेस दे दीजिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी दूसरे बैंक के साथ में टाई अप कर लें, उसके क्रेडिट कार्ड को ही अपने बैंक कस्टमर्स को इशू करवा दें। तो 3 तरीके पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि किस किस केस में आरबीआई की परमिशन की जरूरत है और किस केस में जरूरत नहीं होती है। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई नॉट नेसेसरी फॉर बैंक डिजायरस ऑफ अंडरटेकिंग क्रेडिट कार्ड बिजनेस आइदर इंडिपेंडेंटली आर टाई अप अरेंजमेंट विथ अदर कार्ड इशूइंग बैंक। ठीक है, तो अगर डिपार्टमेंट अप्रोच में आप जाते हैं तो भी आपको प्रायर आरबीआई से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या किसी बैंक के साथ टाई अप करते हैं तो भी आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो तीसरा केस कौन सा बचता है फ्रेंड्स, आपका सब्सिडरी वाला केस। तो अगर आप सब्सिडरी सेटअप करते हैं तो उसके लिए आरबीआई से प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो 3 तरीके हमने देखे थे कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम खुद अपना डिपार्टमेंट बना लें तो इसके लिए आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं है, या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लें, सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए आरबीआई के परमिशन की जरूरत होती है। और तीसरा तरीका है कि हम टाई अप कर लें दूसरे बैंक के साथ, तो इसके लिए भी आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सब्सिडरी कंपनी बनानी है, यहाँ नई कंपनी बनानी है, तो उस केस में आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट में ही कर रहे हैं तो नई कंपनी नहीं बन रही है। अगर आप टाई अप कर रहे हैं तो कुछ नया नहीं बन रहा है, 2 बैंक पहले के थे वो आपस में टाई अप कर रहे हैं, तो जहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है वहाँ पर आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं, जहाँ नया हो रहा है वहाँ पर आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस शुरू करते हैं या फिर टाई अप करते हैं तो उस केस में प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एक बात जो यहाँ पर कंडीशन होती है कि नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ऊपर की ही नेटवर्थ होगी, तभी जो है आप क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिजनेस स्टार्ट करना है करिए, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने सब्सिडरी बनानी है, जैसे एसबीआई ने एसबीआई कार्ड इशू किया, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई एसबीआई कार्ड, तो एसबीआई कार्ड अगर इस्टेब्लिश करना था एसबीआई को तो उसके लिए आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी थी उसको, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ईच बैंक मस्ट हैव वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी एंड फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन ऑफ द सच नॉन बैंक एंटिटी टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, अब क्या होता है कि कई सारे बैंक क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस होता है उसी किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पर, मतलब जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड का अलग सब्सिडरी बना रखी है। अब अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसने क्या किया, डिपार्टमेंट तो बनाए ही क्रेडिट कार्ड का बिजनेस देखने के लिए, उसके अलावा दूसरी किसी थर्ड पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई दूसरी कंपनी से टाई अप कर लिया कि आपको हमारा प्रोडक्ट बिकवाना है, हमारा क्रेडिट कार्ड बिकवाना है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ उतना है नहीं तो हमने इसको थर्ड पार्टी को दे रखा है, वो हमारे क्रेडिट कार्ड को बेचेगी, एक तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये ऐसी थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो हर बैंक को चाहिए कि वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी रखे और फेयर प्रैक्टिस कोड बना करके रखें कि क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशन को कैसे ऑपरेशनलाइज करना है नॉन बैंक एंटिटी के साथ में, ताकि इनको रेपुटेशन रिस्क ना हो। क्यों? क्योंकि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी दूसरे थर्ड पार्टी से टाई अप किया हुआ है और ये थर्ड पार्टी अगर फ्रॉड करती है, कस्टमर के साथ में गड़बड़ करती है, उसका डेटा लीक करती है या कुछ भी करेगी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आएगा, क्योंकि ब्रांड नेम तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही यूज हो रहा है और क्रेडिट कार्ड भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, भले ही उसे थर्ड पार्टी बेच रही है। तो रेपुटेशन रिस्क से बचने के लिए कहा जा रहा है
कि आपको एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आप गाइडलाइन सेट करके रखो एकदम कि ऐसे ऐसे बिजनेस के करने के लिए ये चीज़ें इंश्योर करनी होगी, किसी के साथ में आप चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। बैंक में इशू क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई एयरलाइंस है, या मान लीजिए जो है आपका जैसे मैकडी वगैरह है, मान लीजिए जो मैकडी जहाँ पर हम बर्गर वगैरह खाते हैं, तो मैकडी ने क्या किया, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में मैकडी के साथ मिल करके एक अलग सा क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, जिसका काम है कि केवल वो मतलब क्रेडिट कार्ड का तो काम करेगा ही करेगा, प्लस मैकडी की दुकानों पर या मैकडी के जो शॉप होंगी अगर वहाँ पर कस्टमर जाता है तो उनको स्पेशल इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं। तो मतलब कहने का एक साथ दो ब्रांड का काम चल रहा है, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी काम चल रहा है, उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड में मैकडी ने भी या किसी एयरलाइंस ने भी अपना टाई अप कर लिया है, तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो बैंक में इशू क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। कारपोरेट क्रेडिट कार्ड, कोई कंपनी चाहती है, कोई जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी चाहती है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है वो हमारे सभी कस्टमर एम्प्लॉय को इशू कर दिया जाए, तो बीओबी क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। लेकिन अब चूंकि टाटा के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख 3 लाख हैं, तो बैंक ये करेगा कि एक जो है कारपोरेट क्रेडिट कार्ड बना देगा जो टाटा कंपनी के लिए स्पेशली होगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो गया ये। तो बैंक इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में मिल करके, या किसी कंपनी के लिए ही इशू कर सकते हैं फॉर द एम्प्लॉय ऑफ देयर कारपोरेट कस्टमर, है ना। मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इशू किया सकता है, एज वेल एज ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड्स। एक क्रेडिट कार्ड आपके पास पहले ही है, एक और क्रेडिट कार्ड ले लीजिए तो वो ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डिलीजेंस ऑफ द नॉन बैंक एंटिटी टू बी कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द रेपुटेशन रिस्क विच दे आर एक्सपोज टू सच एन एग्रीमेंट। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नॉन बैंकिंग एंटिटी के साथ में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़्यादा क्लियर कट, ड्यू डिलीजेंस मतलब होता है वही केवाईसी वगैरह हर चीज़ को कायदे से ध्यान में रखते हुए काम करना, क्योंकि रेपुटेशन रिस्क को आपको झेलना पड़ेगा अगर नॉन बैंकिंग एंटिटी ने कोई भी गड़बड़ आपके साथ की तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया यहाँ पर। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में हमने समझ लिया कि बैंक जो है 3 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ की नेटवर्थ होगी तो ही आप क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकते हैं। अगर जो है सब्सिडरी आप सेटअप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए तो आरबीआई का अप्रूवल आपको चाहिए ही होता है। अब अगर आपको थर्ड पार्टी से अपने क्रेडिट कार्ड बिकवाने हैं तो वहाँ पर बैंकों को चाहिए कि एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होनी चाहिए और फेयर प्रैक्टिस कोड उन्हें इशू करना चाहिए ताकि जो है रेपुटेशन रिस्क से बच सकें, क्योंकि जो नॉन बैंकिंग एंटिटी हैं वो अगर फ्रॉड करेंगी तो अल्टीमेटली जो बैंक होगा, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे केनरा बैंक हो, उसी बैंक को ही वो चीज़ झेलनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो बैंक जो है इसके अलावा बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, बैंक आपके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, कारपोरेट क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं और एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के साथ में बिजनेस करने की नॉन बैंकिंग एंटिटी के साथ में मिलते हैं तो रेपुटेशन रिस्क आपको झेलना होता है, उससे बचने के लिए ड्यू डिलीजेंस की ज़रूरत होती है ताकि आप रेपुटेशन रिस्क से बच जाएं। रेपुटेशन मतलब होता है फ्रेंड्स कि बैंक की रेपुटेशन खराब होगी अगर नॉन बैंकिंग एंटिटी किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड करती है, कुछ गड़बड़ करती है, तो अल्टीमेटली वो बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसका कार्ड है और उसकी रेपुटेशन दांव पर लगी होगी फ्रेंड्स। ओके, अब कार्ड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इशुएंस, यूजेज एंड पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर। तो कार्ड को हम क्लासीफाई किस बेसिस पर करते हैं, कैसे इशू किया जाता है, यूज कैसे होता है और पेमेंट कैसे की जाती है उसकी कार्ड होल्डर द्वारा, उसी के आधार पर हम जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 3 तरीके के कार्डों का यहाँ पर जिक्र होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो मेजरली हमारे जो कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड वो हो गया फ्रेंड्स जिसमें आपको मतलब कहने का आपके खाते में पैसे होंगे तभी आप उसे खर्च कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आपको एक लिमिट असाइन कर दी जाती है, जैसे 50,000 रुपये लिमिट असाइन कर दी गई और अब उस 50,000 रुपये को आप खर्च कर सकते हैं। महीने भर के बाद आपको बिल आएगा, उस बिल को आपको पे करना होगा, चाहे पूरा पे कर दीजिए चाहे जितना मिनिमम ड्यू अमाउंट वो भी कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, ये एक तरीके से रिचार्ज करने जैसा होता है, आप अपने कार्ड पर पैसा लोड करवा लेते हैं फिर उसे खर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के कार्ड होते हैं। इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो डोंट वरी, हर एक के बारे में काफ़ी डिटेल में एक लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, इन सभी डेबिट कार्ड पर भी, क्रेडिट कार्ड पर भी और प्रीपेड कार्ड पर भी। तो डेबिट कार्ड आर इशूड बाय बैंक
एंड आर लिंक टू अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो इशू किया जाता है फ्रेंड वो बैंक द्वारा इशू किया जाता है। ध्यान देंगे कि डेबिट कार्ड ज़्यादातर केवल बैंकों द्वारा इशू किए जाते हैं और किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक्स एंड अदर एंटिटीज। देखिए क्रेडिट कार्ड जो है बैंक भी इशू कर सकते हैं, अदर एंटिटी भी इशू कर सकती हैं, जिसे आरबीआई अप्रूव करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि डेबिट कार्ड बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं और ये अकाउंट से लिंक होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड बैंक और अदर एंटिटी द्वारा इशू किए जाते हैं, जिन्हें आरबीआई अप्रूव करता है। द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन टू द कार्ड होल्डर इज इन फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जो क्रेडिट जो लिमिट होती है फ्रेंड्स, जो कार्ड होल्डर को, जैसा कि मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए की लिमिट असाइन कर दी गई, किसी को 50,000 रुपये की लिमिट असाइन कर दी जाती है कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं। तो जो कार्ड होल्डर को लिमिट असाइन की जाती है वो रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। एक तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया कि आपके पास इतना क्रेडिट पैसा अवेलेबल है। जैसे ओवरड्राफ्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है, जैसा क्रेडिट कार्ड का भी होता है ना। ओवरड्राफ्ट आपको अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए की मिल गई है तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, है ना। कम चाहें तो कम निकालें और ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा निकालें। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। आपको अगर 1 लाख रुपए की लिमिट असाइन है तो आप 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं। चाहे तो 1 रुपये भी ना खर्चा करें और चाहे 10,000 खर्चा कर दें, चाहे 1 लाख खर्चा कर दें, वो आपके अपनी मर्जी के हिसाब से होता है। तो दिस इज सिमिलर टू लोन सैंक्शन बाय द इश्यूअर। तो एक तरीके से क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक लोन ही होता है जो उसको दे दिया जाता है। 1 लाख रुपए का लोन दे दिया जाता है एंड मे आर मे नॉट बी लिंक टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो डेबिट कार्ड होता है फ्रेंड्स वो आपका किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। ये जुड़ा हो भी सकता है किसी बैंक अकाउंट से या नहीं भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड जरूरी नहीं कि किसी बैंक अकाउंट से जुड़ा ही हो। ठीक है फ्रेंड। प्रीपेड कार्ड्स आर इशूड बाय बैंक एंड नॉन बैंक्स अगेंस्ट वैल्यू पेड इन एडवांस बाय कार्ड होल्डर। ठीक है, तो जो प्रीपेड कार्ड होते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं फ्रेंड्स? बैंक द्वारा और नॉन बैंक द्वारा भी इशू किए जाते हैं अगेंस्ट द वैल्यू पेड इन एडवांस बाय द कार्ड होल्डर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 20,000 रुपये आपने लिए और एक प्रीपेड कार्ड इशू करवा लिया, तो आपने वैल्यू एडवांस में ही पे कर दी 20,000 रुपये की, और वो 20,000 रुपये स्टोर कर दिए जाते हैं आपके कार्ड पर, विच कैन बी इशूड एज। अब ये जो आपके प्रीपेड कार्ड होते हैं वो कई फॉर्म में इशू कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड भी कह सकते हैं, चिप कार्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के रूप में भी इशू हो सकते हैं। इंटरनेट अकाउंट भी आपका प्रीपेड कार्ड ही होता है एक तरीके से। इंटरनेट वॉलेट आपके प्रीपेड कार्ड होते हैं, मोबाइल अकाउंट्स आपके प्रीपेड कार्ड होते हैं, मोबाइल वॉलेट्स और पेपर वाउचर्स, ये सभी आपके एक तरीके से प्रीपेड कार्ड ही होते हैं। पर ये प्रीपेड कार्ड की वेराइटी है एक तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें तो प्रीपेड कार्ड इशू कौन करता है? बैंक और नॉन बैंक करते हैं। और ये जो है इसमें वैल्यू एडवांस में दे दी जाती है, जो भी पैसा आपको लोड करवाना है वो आपको देना पड़ेगा और वही वैल्यू आपकी होल्ड कर मतलब स्टोर कर दी जाती है कार्ड में। अभी हम प्रीपेड कार्ड के बारे में एक लेक्चर देखेंगे फ्रेंड्स आगे चल करके, तो डोंट वरी, अभी जितना समझ आ रहा है उतना समझ लीजिए। तो फिर ये इशू किए जाते हैं स्मार्ट कार्ड के रूप में, चिप कार्ड या मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के रूप में, इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट्स, मोबाइल अकाउंट्स, मोबाइल वॉलेट। तो ये सारे जो है मोबाइल वॉलेट भी आपका देखिए प्रीपेड कार्ड का ही एक एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमने समझ ली कि डेबिट कार्ड अपने कार्ड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड कौन इशू करता है? बैंक करते हैं। क्रेडिट कार्ड कौन इशू करता है फ्रेंड्स? बैंक और अदर एंटिटी जिन्हें आरबीआई अप्रूव करता है। जबकि प्रीपेड कार्ड कौन इशू करता है? बैंक और नॉन बैंक इशू करते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वो किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। क्रेडिट कार्ड के केस में जरूरी नहीं कि वो किसी अकाउंट से लिंक्ड हो। उसके बाद में जो क्रेडिट कार्ड होता है फ्रेंड्स वो रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट होता है और ये एकदम लोन सैंक्शन करने के जैसा ही होता है। प्रीपेड कार्ड जो है बैंक और नॉन बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं, जो इसमें एडवांस में वैल्यू पे करनी पड़ती है कार्ड होल्डर द्वारा और वही वैल्यू होल्ड जो स्टोर कर दी जाती है कार्ड में। ठीक है, और कार्ड जो है किस रूप में इशू कर सकते हैं? चाहे स्मार्ट कार्ड, चिप बेस्ड कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड कार्ड इशू कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल वॉलेट होता है, पेपर वाउचर होता है, मोबाइल अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट, ये सभी जो है आपके प्रीपेड कार्ड के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और टॉपिक इसमें हम इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम यहाँ पर चार्ज कार्ड के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको तो आपको ये लगेगा कि मैं क्रेडिट कार्ड की ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप देखिए ज़रा सा कि चार्ज कार्ड और डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस करना मुश्किल होता है। देखिए कैसे। अ चार्ज कार्ड अलाउ कस्टमर टू डेफर द कास्ट ऑफ परचेज मेड ऑन द कार्ड अंटिल द एंड ऑफ द पेमेंट साइकिल। तो जो भी मतलब आपने खरीदारी की, मान लीजिए 10,000 रुपये की कोई खरीदारी की अगर आपने, तो जब तक जो है पेमेंट साइकिल नहीं आता है तब तक के लिए आपको इस पैसे को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड में भी एकदम सेम यही बात होती है। अकॉर्डिंगली अ कार्ड होल्डर हैज़ अ फिक्स पीरियड टू सेटल द बिल इन फुल। तो इसमें जो आपका क्रेडिट कार्ड होल्डर जो आपका कार्ड होल्डर है उसको जो है एक टाइम पीरियड मिल जाता है, 20 दिन, 50 दिन, जो भी मिलता हो पेमेंट साइकिल के हिसाब से, ताकि वो अपना फुल पेमेंट
जो भी उसने खर्चा किया है उसको कर सके। तो लगभग यही बात जो है वहाँ पे भी होती है आपका क्रेडिट कार्ड में। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक बार यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पेमेंट बिल है उसकी पेमेंट फुल हो रही है, जबकि क्रेडिट कार्ड में मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD का भी कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके भी काम चल सकता है। अ चार्ज कार्ड अकाउंट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू अ कस्टमर अकाउंट। अब चार्ज कार्ड जो होता है अकाउंट, वो किसी कस्टमर के अकाउंट से जरूरी नहीं कि लिंक ही हो, बी इट सेविंग आर करंट अकाउंट, ऑल्दो इन मोस्ट कार्ड इट इज़ पॉसिबल टू लिंक द टू, यानी टू मतलब सेविंग और करंट अकाउंट को बाई मीन ऑफ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो चार्ज कार्ड होता है फ्रेंड्स वो किसी अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे आपका करंट अकाउंट हो। लेकिन अगर आप उसकी पेमेंट जो जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये की खरीदारी की और आप चाहते हैं कि आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाए 20,000 रुपये, तो आप उसके लिए जो है अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को लिंक करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस देखना चाहें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड। देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले आप शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का फ्रिज परचेज कर लिया, उसके बाद में जब बिल जनरेट होकर के आया तो आपने 20,000 में से अगर 8,000 रुपये मिनिमम जरूरी था तो 8,000 पे कर दिया, अगर 20,000 पूरे थे तो 20,000 जमा कर, जो भी आपकी उस समय पैसे की सिचुएशन थी उस हिसाब से आपने पेमेंट कर दी। तो यही तो बात चार्ज कार्ड में भी हो रही और यही बात जो है आपके क्रेडिट कार्ड में हो रही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज कार्ड होता है उसमें पेमेंट फुल होती है। इसमें मैंने ये 2-3 जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो देख लीजिए कि क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड एकदम सेम होते हैं। बेसिक डिफरेंस केवल माइन्यूट सा डिफरेंस इतना होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड में मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन चार्ज कार्ड में आपको फुल पेमेंट करनी होती है। अगर आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग की है क्रेडिट कार्ड पर भी और मान लीजिए चार्ज कार्ड पर भी, तो आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। जब वो बिल जनरेट होके आएगा तो आपको इसमें चार्ज कार्ड में पूरे के पूरे 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड में अगर 20,000 में से बैंक कहता है कि नहीं सिर्फ 8,000 मिनिमम ड्यू अमाउंट है, तो अगर आप 8,000 की पेमेंट कर देते हैं तो भी काम चल जाता है। बाकी के जो 12,000 रुपये होते हैं वो आपका अगले महीने के साइकिल में जा करके जुड़ जाता है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड में स्पेंडिंग लिमिट डिफाइंड होती है। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो आपकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपके इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, किसी के 1 लाख होती है, किसी की 2 लाख होती है, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की मतलब नेटवर्थ कितनी है, उसकी सैलरी कितनी, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। तो इसमें स्पेंडिंग लिमिट सेट कर दी जाती है। चार्ज कार्ड में कोई स्पेंडिंग लिमिट सेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप खर्चा कितना भी कर सकते हैं, बशर्ते कि जो पेमेंट करनी होगी आपको फुल पेमेंट करनी होगी। आप 2 लाख खर्चा कर दीजिए पर आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे उस जब आपका बिल जनरेट होकर के आ जाएगा। रोलिंग बैलेंस अलाउड का मतलब होता है फ्रेंड्स, रोलिंग बैलेंस वही हो गया कि 20,000 रुपये का आपका बिल था, मिनिमम ड्यू अमाउंट आपने 8,000 रुपये भर दिया, जो 12,000 रुपये बचे वही आपका रोलिंग बैलेंस होगा। जो 12,000 रुपये बच गए वो रोलिंग बैलेंस हो गया। तो रोलिंग बैलेंस अलाउ होता है क्योंकि आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू 8,000 रुपये पे कर दिए, बाकी जो बच गया वो 12,000 रुपये आपका रोलिंग बैलेंस है, वो अलाउ होता है। लेकिन चार्ज कार्ड में रोलिंग बैलेंस अलाउ नहीं होता क्योंकि आपको पेमेंट अगर आपने 20,000 रुपये खरीदारी की है तो आपको 20,000 रुपये पूरे पे करने पड़ते हैं। तो ये आगे बढ़ता ही नहीं, रोल कुछ होता ही नहीं, रोलिंग होती ही नहीं है, तो रोलिंग बैलेंस अलाउड नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों एक जैसे हैं, मैं एकदम क्लियर कहूँगा कि दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन मिलता है और इसमें फुल पेमेंट एक साथ करनी पड़ती है। बस इतना ही एक बेसिक डिफरेंस है। स्पेंडिंग लिमिट वाला अगर आप चाहें तो समझ लीजिए, स्पेंडिंग लिमिट क्रेडिट कार्ड में सेट होती है, चार्ज कार्ड में कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती है। लेकिन आदमी खर्चा उतना ही करेगा, उसको अगर उसे पता है कि हमें अगले महीने मतलब 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 40 दिन बाद पूरा पैसा पे करना है, तो कौन कितना खर्चा करेगा ना। रोलिंग बैलेंस इसमें अलाउ होता है, यानी मिनिमम ड्यू अमाउंट के बाद जो पैसा बचता है वो अगले महीने जुड़ जाता है, लेकिन इसमें रोलिंग बैलेंस अमाउंट नहीं अलाउ होता है फ्रेंड। तो हो गया यहाँ पे चार्ज कार्ड भी हमने समझ लिया फ्रेंड्स। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो चार्ज कार्ड क्या होता है अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड ही होता है, बशर्ते कि क्रेडिट कार्ड में हम मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके छुट्टी पा जाते हैं, MAD दे दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो है चार्ज कार्ड में हमें फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो पेनाल्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर पे कर दिया तो कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। जो बाकी का पैसा बचता है वो रोलिंग बैलेंस कहलाता है और रोलिंग बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच।